ये क्वेश्चन है। हाँ, द टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क और फैक्ट्री गेट के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम। ये कौन है दीदी, पूरा टिक आउट कर ली हो। हाँ, ठीक। आपका बुक मेरे ही पास है, खाली ठीक है, ठीक है। अच्छा, आइडियल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू, नहीं बोथ नहीं होगा, स्ट्रेट पीस वेज रेट होगा। आइडियल टाइम पीस वेज रेट के थ्रू ही कंट्रोल होगा। तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो आंसर दिया है वो सही होगा। द टाइम लॉस फॉर रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीन, ये नॉर्मल आइडियल टाइम है। ये क्या है, नॉर्मल आइडियल टाइम है ना, ऐसा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ वर्कर्स टू और फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो एंट्री और एग्जिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग इज टू आइडल टाइम डिटरमाइन करना, वर्कर का परफॉर्मेंस देखना और टाइम का सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ये देखो 4 टका 3 टका दिए थे। रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 36, 1 घंटा काम करने का 36 रुपए मिल रहा है। इफ 1 यूनिट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 10 मिनट, एक पीस बनाने में 10 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को 10 मिनट से डिवाइड दें तो 10 सॉरी 6 पीस बनेगा 1 घंटे में। कितना पीस बनेगा, 6 पीस बनाने का मेरे को 36 रुपए मिल रहा है, तो 36 रुपीज मिल रहा है 6 पीस बनाने का, तो एक पीस बनाने का 6 रुपए मिल रहा है। आंसर इज 6। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू डू अ जॉब इज 8 आवर, 8 घंटा में मेरा काम हो जाना चाहिए। ही और सी कंप्लीटेड द जॉब इन 10 आवर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इफिशियंसी का दो फॉर्मूला है ना। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम, और एक होता है स्टैंड एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउट। चूंकि ये क्वेश्चन टाइम वाला है इसलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम इज 8 आवर और एक्चुअल टाइम इज 10 आवर। इनटू 100 करेंगे तो 80% इफिशियंसी से काम हो रहा है। कितना परसेंट इफिशियंसी से काम हो रहा है, देखो उसमें आंसर क्या दिया है, 125 दिया है। क्या दिया है, मैंने और थोड़ा सा पीता है, कभी नोट्स रात में बना रहा है मतलब गड़बड़ मत किया है। टाइम अलाउड टू डू अ जॉब, एक काम करने के लिए 48 आवर्स, एक काम करने के लिए द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर हु हैज कंप्लीटेड द जॉब इन 120%। सुनो, हम 120% में काम कर दिए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम उसका टाइम सेव किए हैं। तो कितना देर में काम करना चाहिए, है ना। तो 48 आवर इज इक्विवेलेंट टू 120%, किसके बराबर होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं 40 आवर्स आएगा। कितना आएगा, तो 40 आवर्स में काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। डिवाइड दोगे ना तो कितना आएगा, 148। बच्चों सुना है क्या बोले, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। करके दिखाइए अच्छे से, आपको मैथ नहीं आता है क्या। 48 बाई कितना बोलो तो, हाँ 150, 120 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 फोर जा 10 खुद भाई। क्या पिया था उस दिन भाई, ओ तुम सही हो गलत भाई हो। ठीक, एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर इज 80%, वर्कर काम अच्छे से नहीं करता है, 80% इफिशियंसी है। 16 आवर्स का 80% निकालोगे तो 48 आवर्स, ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम होगा, नहीं काम करेगा ना ज्यादा। समझो, हाँ, रुक जा सही बात है। 60 आवर जो है 80% के बराबर है, 60 आवर जो है वो 80% के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 75 आवर्स लगता। मैंने काम कंप्लीट किया, एक्चुअल आवर कितना है 75 आवर्स, विच इज मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, मोर देन, द आंसर विल बी मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। नहीं समझ में आया क्या बोले,
इफिशियंसी कम है मतलब समय ज्यादा लिया है। इफिशियंसी कम है मतलब समय ज्यादा लिया है, मतलब कि हम लोग का वेस्ट हुआ है। स्टैंडर्ड जो सोचे थे उससे ज्यादा टाइम लग गया है, मोर देन दैट स्टैंडर्ड टाइम। बेसिक पीस वेजेस फॉर वर्कर इज 30 पर यूनिट, 30 रुपया उसको मिलता है। वर्कर विल गेट अ वेजेस एट 33 पर यूनिट। ओके, समझो 10% ज्यादा मिला ना, कितना परसेंट ज्यादा मिला, तो उसका इफिशियंसी मोर देन 83 और अप टू 100% है। मेरिक में तो यही रूल है, 2 रूल है ना मेरिक का। हाँ 2 रूल तो है, याद दिलाइए एक बार। क्या है? ओ 3 रूल है ये बोल रहे हैं, हाँ 3 रूल है ना। 2 रूल मतलब हम बोलना चाहते थे परसेंटेज, 100 से ज्यादा वाला। किससे ज्यादा वाला? अच्छा, क्या है बताइए रूल? मेरी का रूल क्या है? मेरी का रूल है कि अगर बिलो 83 है ना, तो बेचारा को 100% दे दो जितना उसका कमाई है। 83 से लेकर 100 तक है 110 दो, और 83 एंड अबव है 120। चलेगा ये? ओ नशा में है हम भी, कल लिए थे। ठीक है ना। मोर देन 100%, मोर देन 100%, मोर देन ना, एग्जैक्ट 100% रहेगा तो 110, मोर देन 100% रहेगा तो 120। समझ में आया क्या बोले? 100 एकदम बोल दिया ना तो 110 देना, और 100 से ज्यादा बोलेगा लाइक 101 102 कुछ भी रहेगा तो 120। क्या बोला? टाइम एज पर टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग के हिसाब से 50 घंटा काम किया है, टाइम बुकिंग के हिसाब से कि काम में वो 45 घंटा ही लगाया है। छोड़ दिए क्या? द फीचर्स ऑफ गुड वेजेस सिस्टम, गुड वेजेस सिस्टम का फीचर्स क्या है? सब कुछ है ना, ज्यादातर ऑल ऑफ दिस वाले में ऑल ऑफ दिस ही होता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और सबको समझ में आना चाहिए। क्या बोले, फिर से बोलो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑब्वियसली है कि जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो, जो खराब काम कर रहा है उसको कम पैसा दो। तो ये फ्लेक्सिबल का नेचर हो गया। सिंप्लिसिटी मतलब कि ऐसा मत कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला लगा दो कि वर्कर को समझ ही में ना आए कि उसका पेमेंट उसको मिल कैसे रहा है, तो इसलिए सिंप्लिसिटी होना जरूरी है। और थर्ड होता है तुम्हारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसके द्वारा? वर्कर के द्वारा भी और मैनेजमेंट के द्वारा भी। अच्छा, टाइम एज पर टाइम वर्क कीपिंग इज 50 आवर्स। वर्कर को पैसा मिलेगा 50 घंटे का, जबकि वर्कर काम किया है मशीन पे 45 घंटा ही। तो कितना घंटा बर्बाद किया है? अब 5 घंटा का अगर 40 रुपए करके बात करें तो 200 तो चूना लगा कंपनी का। कितना का चूना लगा? चलेगा। द फंक्शन ऑफ वेजेस पेमेंट डिपार्टमेंट इज, फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर अमंग द लेबर, वर्क अमंग द लेबर होगा। सुपरविजन ऑफ लेबर वर्क, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। वेजेस पेमेंट डिपार्टमेंट का तो पेरोल बनाना ही काम होगा, है ना, और कुछ तो काम नहीं होगा। तो आंसर नंबर सी, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। मैनुअल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, मैनुअल मेथड कौन सा है? टाइम कार्ड टाइम रिकॉर्डिंग ना, वो तो बायोमेट्रिक हो गया ना। डायल नहीं, की टाइम रिकॉर्डिंग, क्लॉक मेथड। 14 का सी, 14 का सी। Disadvantages of Taylor differentiate piece rate system is no guarantee of minimum wages. मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा, या तो ज्यादा मिलेगा या तो एकदम एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, 100% कभी नहीं मिलेगा। या तो इफिशियंसी होगा या तो इफिशियंसी नहीं होगा। इफिशियंसी नहीं है तो 80% मिलेगा, अगर इफिशियंसी है तो 120% मिलेगा। तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा क्या, देयर इज ए शार्प डिफरेंस, बहुत डिफरेंस हो जाता है। सीधे या तो 80% या तो 120%। तो दो अलग अलग इफिशियंसी वाले वर्कर के फीस में या फिर वेजेस में 40% का डिफरेंस हो जाएगा। 40% कैसे भैया? नॉर्मली जो खराब काम किया है उसको तो 80 मिलेगा, और जो अच्छा काम किया है उसको
तो इन दोनों के बीच के गैप कितना हो जाएगा? डायरेक्ट वेजेस आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। यही देखो आता है तुम लोग को पूरा क्लास 11 में एक ही चीजें समझ में आता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट वेजेस आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्री कॉस्ट। किसमें? व्हाट इज द मैकेनिकल मेथड ऑफ मैकेनिकल मेथड ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द व्हाट इज द मैकेनिकल मेथड ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से मैकेनिकल मेथड है? रजिस्टर नहीं, टोकन डिस्क मेथड, मैकेनिकल बोला है ना, मैनुअल तो बोला नहीं है। कार्ड टाइम रिकॉर्डिंग, कार्ड टाइम रिकॉर्डिंग बोल सकते हो। आंसर तो नॉन ऑफ दिस दिया है, लेकिन नॉन ऑफ दिस लिख के रखो। मैकेनिकल, बायोमेट्रिक को मैकेनिकल बोल रहा है। व्हाट इज द टाइम स्टडी? टाइम स्टडी क्या होता है बताओ? उसमें ही तो पढ़ा है ना, क्या होता है टाइम स्टडी ये बताओ। रीजनेबल मेजरमेंट ऑफ लेबर प्रोसेस ऑफ वर्क, कि वर्कर प्रोसेस का काम कैसे चल रहा है वो। मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ये सही है। मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेटेड आइडल टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ओवर टाइम नहीं, ओवर टाइम नहीं होगा, आइडल टाइम भी नहीं होगा, है ना, एग्जैक्ट टाइम होगा। हाँ। कौन देवी फोन कर रही है? कहाँ तक आए हम लोग? आंसर, मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन स्टडी? मोशन स्टडी से क्या समझता है? हाँ, मोशन ऑफ द मेजरमेंट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ व्हाट इज द बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है? टाइम बुकिंग, बुक कीपिंग बोल रहे हैं। व्हाट इज टाइम बुकिंग? टाइम बुकिंग क्या करता है कि कंपनी के अंदर में कितना देर वर्कर काम किया है, किस पर्टिकुलर वर्क पे कितना देर काम किया है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम रिलेटेड टू एंट्रेंस एंड डिपार्चर ऑफ वर्क नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टाइम टू प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री, ये सही है ना। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डू यू आइडियल टाइम? द टाइम व्हेन लेबर वर्किंग जॉइंटली, काम में नहीं करता है। व्हेन लेबर इंगेज इन a जॉब नॉट पेड वेजेस फॉर देयर जॉब, नहीं। टाइम व्हेन लेबर डू नॉट वर्क बट दे रिसीव वेजेस फॉर टाइम। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 4 मिनट लगता है एक पीस बनाने में। तो एक बार देख ले, 1 घंटे में कितना पीस बनेगा। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 को 4 से डिवाइड देंगे, 15 यूनिट। अब 15 यूनिट का कितना मिल रहा है? 75। 75 डिवाइडेड 50, 15×5 = 75। एकदम सिंपल। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट पर 4 मिनट, 4 मिनट लगता है। अब 5 रुपया ही मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पर यूनिट दिया है, ध्यान से। हाँ, 48 घंटा काम हुआ है। कितना घंटा काम हुआ है? अगर कोई 48 आवर काम कर रहा है तो 48 आवर काम करने पे, है ना, इंटू 4 डिवाइड बाई, पहले 1 घंटे में देखिए कितना पीस बनता है। 60 डिवाइड बाई 4, 15 पीस बनना चाहिए। कितना पीस? 48 घंटा में कितना बनना चाहिए? 720 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? जबकि ये बनाया है सिर्फ
60 पीस, 600 पीस, कितना पीस बनाया है? इट मीन्स की प्रोडक्शन उसका अच्छा है कि खराब है? खराब है ना? तो उसको जो वेज रेट मिलेगा, 5 रुपए का 80% ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 रुपए करके मिलेगा। नहीं समझ में आया क्या किए? पहले हम इफिशियंसी निकाले, क्या निकाले? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे निकला? 48 आवर है ना? तो 48 आवर में कितना मिनट होगा वो निकालेंगे, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो इससे इसको काटेंगे, या फिर इससे इसको नहीं समझ पा रही हो तो इससे ऐसे समझो, 12 से इसको काट देंगे तो 12 बार में कटेगा, बरछक 72, 720, 720 यूनिट बनाना चाहिए था। अब बंदा बना के बैठा है सिर्फ 600। तो प्रोडक्शन अच्छा कि खराब? खराब प्रोडक्शन है तो पैसा कम मिलेगा कि ज्यादा? कम मिलेगा, मैंने 80% मिलेगा। 80% किस चीज का मिलेगा? 5 रुपए का 80%। अरे टोटल पेमेंट पूछता तो हम 48 इंटू 5 इंटू नहीं 48 नहीं, 600 इंटू 5 इंटू 80% करते हैं। लेकिन अभी तो खाली हमको रेट पूछा है, तो हम 5 को 80% से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 4 रुपए करके उसको 30 पेज मिलेगा, है ना? जो कि 5 रुपया था। अगर यही अच्छा इफिशियंसी होता इसको तो 6 रुपया करके मिलता। 120%, 120%। अच्छा, ये तो 9 पैसा निकाला, ये 1 पैसा आएगा शायद, 0.1 पैसा। देखो 20 सेकंड लगता है एक पीस बनाने में, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 3600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटा, इससे 180 बार, 1 रुपया 80 पैसा डिवाइड बाई 180। ये हटाएंगे तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा, है ना? तो ये काटा कुटी होगा तो 0.01, पॉइंट आंसर होगा 0.01। আবার ওরকমই সম দিয়ে দিল दादा। कितना पीस बना था? 1 घंटे में 180 पीस, है ना? तो 48 घंटा में कितना बनना चाहिए? 180 पीस। 48 नहीं, 8 घंटा में। कितना घंटा में? एक दिन का बात हो रहा है। तो सुनो, ज्यादा बनना चाहिए था, करीब करीब कितना? 1420, 40, जबकि बना है सिर्फ 1300। इफिशियंसी अच्छा कि खराब? खराब। तो पैसा ज्यादा कि कम? कम माने कि 1 पैसा का 80%, 0.008। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है? देखो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। 20 सेकंड में एक पीस बनाने का बात है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, और 8 घंटा काम हो रहा है ना? और इतना सेकंड में हमको 20 पीस बना लेना है, तो इससे इसको डिवाइड दिए तो 180 आया। 180 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 1440 यूनिट बना देना चाहिए था, जबकि बंदा बना रहा है सिर्फ 1300। ऐसा ऐसा सवाल बहुत बार किए हम लोग, है ना? इसका पूरा बड़ा वाला सवाल किए हैं, इसमें तो खाली छुच्छे छोटा सा चीज पूछ रहा है। इफिशियंसी कहीं ना कहीं इसका कम है, इसलिए इसको 80% ऑफ वेजेस मिलेगा। मैंने 1 पैसा का 80%, तो 1 पैसा का 80% करेंगे तो 0.008 आएगा। क्लासरूम कितना अच्छा जानता है, तो यहीं भी बैठा बैठा बच्चा मेडिटेशन भी करता है ना मिश्रा? 0.008%। अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम ऐसे करो, तो सोना है। देखो एक बार, अ वर्कर टेक्स 60 आवर्स। एक वर्कर कितना देर लिया? 60 घंटा लिया एक काम को कंप्लीट करने में। टाइम टाइम अलाउड कितना है? 80 आवर्स। अच्छा काम किया है कि खराब काम किया है? अच्छा काम किया है। हिज वेज रेट इज 90। टाइम रेट सिस्टम की फॉर्मूला याद है? टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से, टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर 9 छके 54, है ना? 54। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर टाइम रेट सिस्टम?
टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से क्या वर्कर का काम होना चाहिए? एक्चुअल आउटपुट है 300 पीस, हर एक पीस बनाने में उसको 40 मिनट लग गया है, तो हमको ये देखना पड़ेगा टाइम कितना है मेरे पास। 300 पीस बनाया है, हर एक पीस बनाने में 40 मिनट लगा है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से इसको काट दो ना 5 बार में, 5 के 20, 200, 200 तो नॉर्मल आवर आया, 200 घंटा काम किया है, हर 1 घंटा का उसको 60 रुपए मिल रहा है, तो 6 दूनी 12 और 3 को 0। नहीं समझ में आया क्या किए? मिनट में दिया है ना, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बच्चों में सिखाया गया कि नहीं? ठीक। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर टाइम रेट सिस्टम? टाइम के हिसाब से कितना देर, स्टैंडर्ड टाइम एक 8 घंटा में कंप्लीट कर लेना चाहिए, कितना देर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, जबकि वो कंप्लीट किया है लेकिन कितना देर में, कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे थे? सॉरी, स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ 1 यूनिट इज 6 आवर, एक पीस बनाना चाहिए 6 घंटा में, एक्चुअल आउटपुट है 60 यूनिट, कितना पीस बनाया है समझो, एक पीस बनाने में लग जाता है 6 घंटा, तो 60 पीस बनाने में 6 घंटा इंटू 60 पीस माने 36, 360 आवर्स, 300 और 360 इंटू 50, रेट है 50, 2 को 0 तो होगा, 5 के 30 का 0 कैरी 3, क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? 15, 15 और 3 18, so answer will be 18,000। मेरा तेरा अफसाना दिया ही नहीं है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं? सही है ना? 60 आवर्स इंटू 6 करें तो 360 घंटा लगना चाहिए, हर 1 घंटा का 50 रुपए मिल रहा है, तो 0 0 तो 2 0 होगा, 5 के 30 के 0 कैरी 3, 15 3 18, आंसर विल बी 18,000। डी नंबर ऑप्शन सही है, सही है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, पीस रेट पर आवर इज 100 यूनिट, समझो 40 रुपए मिलता है 100 पीस का, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 500, तो 500 का कितना मिलेगा, तो 40 रुपए तो मिलता है 100 पीस का, माने एक पीस का 4 रुपया मिलता है कहीं ना कहीं, 40 पैसा मिलता है, कितना मिलता है, तभी तो 100 पीस का 40 रुपये मिल रहा है ना? तो 0 से 0 कटा, 0 से हम ऐसे नहीं काटेंगे, काटेंगे लेकिन प्यार से, 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 के 20 के बाद हाँ आ गए। देखो एक बार, टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग का काम क्या है, अननेसेसरी वर्क से कुछ मतलब नहीं है, टू पे द वेजेस, टू रिकॉर्ड अटेंडेंस टाइम। मोशन स्टडी का क्या काम है, अननेसेसरी वर्क को हटाना, है ना? टाइम बुकिंग प्रोडक्शन में कितना काम दिया है, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्या आइडेंटिफाई करना, बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना। द टाइम स्टडी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन स्टडी। हाँ, टाइम स्टडी करने से पहले हमको मोशन स्टडी करना पड़ेगा, तो रीजन सही है बट स्टेटमेंट गलत है। चावल फिर से बोलो। स्टेटमेंट ए, in a time rate system
द ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज कंसिडर्ड। टाइम, हाँ, कितना देर फैक्ट्री के अंदर स्पेंड किया वो किया जाता है, सही है। इन पी सेट सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय द, ये भी सही है। सो दोनों ही तो सही है। स्टेटमेंट बी इज कॉज नहीं है। डी नंबर, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट। डी नंबर ऑप्शन चलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा आपस में जो अंदर का बात। आए देखो एक बार, तिवारी हावड़ा स्टेशन उतर रहा है, वहां पे भी बोल दे रहा है कि अंडा खाने वाला तिवारी है, तब पर भी शर्म नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सॉरी, इनकम फ्रॉम, ओए लक्ष्मी, दिक्कत में हो क्या तुम? मना किया ना तुमको बात करने से, 3 हाली हम बोल चुके। ओए ओए ओए, अभी तुम हाँ तो इधर देखो, इधर देखिए, पूर्णिमा से बात मत कीजिए। पूर्णिमा आई मीन प्रियंका से। यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, है ना। कोई भी सिक्योरिटीज कितना दिन से ज्यादा, मोर देन 12 मंथ, मोर देन, तब कंसीडर किया जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म है। अंडर विच सेक्शंस ट्रांजेक्शंस विल बी नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। सेक्शन 247, 247 के अंदर में जो सॉरी सेक्शन 47 था, सिर्फ 247 नहीं था। सेक्शन अंडर विच सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है 242 ए। अंडर विच सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 229 ए। सुनो हम कैसे याद किए, देखो शॉर्ट टर्म है माने ज्यादा है, शॉर्ट टर्म है माने, शॉर्ट टर्म में उल्टा है, मतलब ऐसा समझे, शॉर्ट टर्म में परसेंट माने जो 42 है सेक्शन, जो सब सेक्शन है। दिक्कत में होना दीदी, एक बात को कितना बार बोला जाता है लक्ष्मी? शॉर्ट टर्म है मतलब, हाँ बोलो। हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में ही है। नहीं, वो 2 सब सेक्शन 47 ही होगा, यही होगा हमको लगता है, यही होगा। देखो शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म वाला है ना 42 ए, और लॉन्ग टर्म वाला 29 है। मैंने लॉन्ग टर्म वाला कम है और शॉर्ट टर्म वाला ज्यादा है, ऐसे याद रखोगे। अरे भाई लॉन्ग है मैंने बड़ा है, तो उसका कॉम्बिनेशन छोटा के साथ है, और ये छोटा है, इसका कॉम्बिनेशन, तो मैंने सेक्शन तुम्हारा ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, है ना। तुमको इससे याद रखना पड़ेगा कि बड़ा वाला सेक्शन अदर देन ट्रांसफर वाला सेक्शन अदर देन वो किसका है, शॉर्ट टर्म का। या याद ही कर लोगे डायरेक्ट, उतना सोचना ही क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, यही तो को आता है। ऑल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज अ करंट एसेट्स, इसीलिए तो ये मेरा कैपिटल एसेट्स नहीं है। which are not included in jewelry, so 7% gold bond. Abir Sarkar purchased a house on 1st January April 2023 and sold it on 15th December 24. माने short term capital gain, short term capital assets. Which of the following capital assets? Land in urban area.
transactions which are not treated as transfer, agriculture land, transfer of and company bond into shares is also not a transfer. बोथ होगा, आंसर क्या होगा? बोथ. Share which is listed in the stock exchange is short term capital assets at 12 month or less. Unlisted रहता तो 24 month. How, which of the following is not a capital assets? Rural agriculture land in India. ओए हीरो, नया पेन खरीदा है और गांव को दिखा रहा है ना. मिस्टर एक्स परचेज 100 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड 1/1/2024 को, सोल्ड कर दिया 31/12/2024 को, शॉर्ट टर्म. अशोक राय परचेज अ लैंड ऑन 16/4/2021. लैंड विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स. अगर 1/4/23 को 1/4/23 ना 23 को बेच दे तो माना जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म 24 महीना से अंदर ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स? कौन सा इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा? अगर 41 ऑल ऑफ दिस 41 में तो कुछ भी आएगा वो लॉन्ग टर्म में माना जाएगा. राम बाबू इज अ ट्रेडर हु इज इन्वॉल्व इन द परचेज एंड सेल्स ऑफ ज्वेलरी. ही परचेज द ज्वेलरी फॉर ₹1 लाख on इतना एंड सोल्ड ज्वेलरी ऑन इतना इतना इतना. 1 साल के बाद ज्वेलरी बेचा है, 36 महीना होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 36 महीना होना चाहिए. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी के केस में 36 महीना. Identify the sections of income tax which is relevant for capital gain. कैपिटल गेन के लिए रिलीवेंट है, सभी का रिलीवेंट है. सेक्शन 45(1) करके रखो, 45(1) करके रखो. देखो ये सब जो है ना, बताते हैं थोड़ा सा. ये सब जो है ना सेक्शन 54, 54B, 54F, ये सब सेक्शन डिडक्शन का सेक्शन है. लेकिन डिडक्शन है कैपिटल गेन का ही है. किसका? तो डिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन दिया हुआ है सेक्शन 54 में. कैपिटल गेन का डिडक्शन दिया है और 45 में दिया हुआ है तुम्हारा कि चार्जेबिलिटी क्या होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, है ना. तो इसके अंदर क्या है? डिडक्शन. जैसे डिडक्शन अभी तुम लोग अच्छा से पढ़ा नहीं. सैलरी पढ़ाना. सैलरी में याद है लास्ट में हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कि अगर तुम घर बेच दिए, क्या किए, और तुरंत घर खरीद भी लिए, एक नया घर खरीद भी लिए, तो वहां पे जो इनकम जनरेट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा. जैसे मानो कि हम 5 लाख का घर बेचे और मेरे को कैपिटल गेन हुआ 2 लाख का. उस 2 लाख से हम नया घर खरीद लिए, नया घर, तो उस केस में मेरे को टैक्स देने का जरूरत नहीं है. तो जितना का घर खरीद लिए वो एडजस्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्योंकि हम घर खरीदे, अपग्रेड करते रहता है ना इंसान. तो पुराना घर बेचेगा तभी तो नया घर खरीदेगा. इतना पैसा होगा तब तो. अगर पैसा है तब तो कोई बात ही नहीं है. नहीं है तो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचें और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए, या फिर कुछ भी बेच के अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए, है ना. सबका अपना घर होने का सपना होता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि सबका अपना घर होना चाहिए. इसलिए वो मोटिवेट करने के लिए कि अगर तुम कहीं से भी, जैसे मानो मेरे को क्या होता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, बेच दिए और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो मेरे नाम पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो इन दैट केस मेरा इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा. अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या बोले? सेटअप विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. टू चार्ज होगा शायद. इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, है ना. Assets must have transferred during the year. Assets which are not treated as capital assets, ये ना
कैपिटल एसेट्स मस्ट बी मूवेबल होना चाहिए। नहीं नहीं, वेट 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 वेट, ये इसका ये होगा, कैपिटल एसेट्स का ज्वेलरी होगा, ऐसा सवाल किए थे शायद हम लोग। ए, मिस्टर एक्स earns a profit from sale of residential house treated as long term capital gain, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज द बिल्डिंग ऑन 12 अगस्त 2022, 16 अगस्त 2024, हाँ 2 साल बाद, 2 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म इसलिए माना जाएगा क्योंकि 2 साल के बाद बेचे हैं, है ना? तो रीजन ठीक ही है, रीजन ठीक ही है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। कितना नंबर किए? ठीक। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, किसके हिसाब से? कोर्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? कोर्ट के हिसाब से, गोल्ड कॉइन यूज फॉर पूजा पर्पस इज ए कैपिटल एसेट, सही बात है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, सही बात। बट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मिस्टर बी रॉय परचेज अ बिल्डिंग वर्थ ₹3 लाख, कितना का बिल्डिंग खरीदे? कब खरीदे? 15 जुलाई। सोल्ड सच बिल्डिंग फॉर 3,50,000 ऑन 15 जनवरी 2024, 2 साल से पहले, 2 साल से। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 50,000। लॉन्ग टर्म रहता तो क्या दिक्कत होता? इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता। क्या मिलता? इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता। देखो यहाँ पे इंडेक्सेशन का दे दिया ना, 2 लाख का बिल्डिंग है, 1 जनवरी को खरीदा है, बेचा है कब? 5 लाख में, 14 फरवरी को। क्या पता 14 फरवरी को इसको क्या काम आ गया था, किसी गर्लफ्रेंड क्या मांग ली होगी, डायमंड मांग ली होगी, बिल्डिंगे बेच के। देख रहा है, सीखो कुछ तुम लोग, है ना? तो 2 लाख का है, 10 में खरीदा था और 24 में बेच रहा है, तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबा गैप है। तो लंबा गैप होने की वजह से लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो 5 लाख, तो उसमें से 2 लाख डिवाइड बाई 289 मल्टीप्लाई बाई 363, कोई बताएगा कितना आएगा? डिवाइड बाई 289 मल्टीप्लाई बाई 363। कैसा पगला लोग। 2,51,200। हाँ, बोले में लजा रहा है बाबू, कनिया है तुम? हाँ? गजबे लड़का है लोग भाई। 789 शायद बी नंबर आएगा। देखो तो माइनस करके, 5 लाख से ये माइनस करो। टू फोर एट सेवन एट नाइन, ठीक है। एज दास परचेज listed shares on 21st January 2019 worth ₹10,000, sale proceeds of ₹13,000 on 16th August 24, 5 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म हो गया, क्या हो गया? कितना में बेचा? 13,000 में। कितना बेचा? कैपिटल गेन पूछा है, 13,000 को रहने दो, 10,000 को डिवाइड दो कितना से? इंडेक्सेशन ऑफ 280 मल्टीप्लाई बाई 363, कितना आएगा? हो यू, इतना स्लो तो भाई, इतना में तो हम बलिया घूम के आ जाते हैं। रहने दे, रहने दे, रहने दे। हम गलत हाथों में अपने देश को देने जा रहे हैं। 12,964.28,
अब ये खाली माइनस करने के लिए बोलेंगे तब माइनस क्यों बताएगा लोग। करीब करीब 36 रुपया। कितना आएगा? जानती है ते, ते जानती है। और 36 रुपये 75 पैसा। 36 रुपया नहीं, 36 नहीं, 35 रुपया कुछ आ रहा है। और 36 ही मानो। हाँ, वही 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट 36 नहीं आ रहा है। फ्रैक्शन लोगे तब आएगा। कुछ नहीं, छोड़ दो। आएगा 36। बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बच गया है। अगर 10 मिनट देगा तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। कितना सवाल है? हाँ, तुम लोग बोल दिया, दे दीजिए, ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। मर जाओ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट ऑफ रुपीज 60,000 रिसीव। शादी ब्याह का बात हो रहा है, देखो। शादी में अगर गिफ्ट मिला है तो नॉट टैक्सेबल है। कैश गिफ्ट 50,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड, फुल्ली टैक्सेबल 50,000। एकदम जल्दी 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 धीरे धीरे। एसएससी रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ फ्रॉम हिज मदर, मदर इज माई रिलेटिव, नॉट टैक्सेबल। ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इज 75,000। टीडीएस नील है, एक्सपेंसेस है 2,500, तो माइनस करके बताओ 72,500। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 1,500। मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट कितना होगा? 1,500 मिल रही किया है, 1,500 ही होना चाहिए। 7,000 मैक्सिमम है, 7,000 मैक्सिमम है। तो जितना मिला है उतना ही छूट मिलेगा। तो डी नंबर शायद हमको लगता है कि थोड़ा सा उस दिन घर में पार्टी उटी होगा ही लोग। डी को ठीक करो, आंसर करो इसी को। एग्जाम में ऐसा आएगा। हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट व्हेन इंडिविजुअल रिसीव एनी अमाउंट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अनदर पर्सन? 50,000। इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 56 टू आईडी। प्राइज मनी इज 50,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड कुछ भी नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा, पूरा 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 10,000। कॉस्ट लॉटरी का कुछ छूट नहीं मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली पेंशन 54,000 है ना, मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट विल बी 15,000। अगर 15,000 के 25,000 के हिसाब से करोगे तब 18,000 होगा। 25 के हिसाब से करोगे तो 18,000 होगा, है ना। अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट तो मेरे को। देखो देखा, बोले ना 15 ही मार रहा है। 15 ही तुम्हारे सिलेबस में 15 वाला है, ठीक है ना। 25 कर देना अगर ऑप्शन रहेगा तब, कंफ्यूज नहीं करेगा तुमको। नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर, इस साल के लिए एप्लीकेबल, अभी तो तुम लोग का नहीं होगा एप्लीकेबल। हाँ, वो भी न्यू रिजीम के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? पेंशन रिसीव बाय ए रिटायर्ड एम्प्लॉय। फैमिली पेंशन टैक्सेबल है इसमें, है ना। नॉर्मल पेंशन टैक्सेबल नहीं है। और स्पार्डन परचेज द टिकट ऑफ वेस्ट बंगाल लॉटरी 500 का, अब 1 लाख का जीत गया। If tax deducted source is 30,000, the amount of income will be 1 लाख। श्रीमती सना दत्त, ओ सरला बोलो या सना बोलो, बताइए। सरला दत्ता रिसीव 3,000 पर मंथ एज अ फैमिली पेंशन। तो 3,000 इंटू 12 करेंगे, है ना, तो 36,000 होगा। और 1/3 करेंगे इसका तो 12,000 होगा। तो 12,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो 12,000 का छूट मिलेगा।
कौन सा ऐसा सवाल है जो तुमको दिक्कत कर रहा है? खाली तुम लोग के मन में चल रहा है कि हमको कॉस्ट टैक्स थोड़ा सा टफ है, नहीं हुआ है। सैलरी रिसीव बाई एमपी एमएलए, कितना समझदार है तुम लोग। धारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल अंडर द हेड सेक्शन 56। नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी 7,000 आफ्टर टैक्स ऑफ 30%, तो 10,000। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ ए हाउस ऑफ 60,000, रेंट पेड है 20,000, रिपेयर है 10,000, बचा 30,000, टैक्सेबल होगा 30,000। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, द पर्सन इज नॉट अ रिलेटिव, एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर, परदादा के दादा पटीदार से नहीं। ओके, हाउ मच द अमाउंट डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, फुल्ली टैक्सेबल, allowed as a deduction, no, none of this है ना। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल, पहले एग्जेम्प्टेड था, पूरा 100% एग्जेम्प्टेड था, अब फुल्ली टैक्सेबल हो गया है। एज एन ऑथर ऑफ बुक 5,000 रिसीव किए हो, एक्चुअल एक्सपेंसेस है 500 का, तो तुम्हारे लिए 4500 टैक्सेबल होगा। এটা কি লিখেছে? शिक्षक, सैलरी ऑफ शिक्षक, सैलरी ऑफ टीचर, इनकम फ्रॉम सैलरी, एग्जामिनेशन रेम्युनरेशन टू द टीचर, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन लेट आउट करने पे हाउस प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया। सैलरी, इधर से ला रहे हैं ना, रेम्युनरेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, गंदा कर दे रहा है ना वो। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या हुआ बे? देख रही है, बहुत तुमको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करने का मन करता है, बचपन में मम्मी पापा सिखाए नहीं। ओ, ये भी दिक्कत है आपका। आप घर पे जाके ऑप्शन चेक कीजिएगा, कॉपी लेके रखी हुई है, ABCD कर रही है। डेबिट वन फर्स्ट प्राइज ऑफ ₹4 लाख, काश वो डेबिट हम रहते, बट ही रिसीव एक्चुअल अमाउंट ₹3 लाख। नहीं, उसको 25% से नहीं 30% से टैक्स काटा जाना चाहिए था। बोथ आर फॉल्स। According to section 10 subsection 15 income tax act, interest from some securities are exempted from the tax. Interest on 12-year national savings certificate annuity NSA is exempted, ऐसा कुछ नहीं है। 23 का 2 is a cause of 1। अब लास्ट ही चल रहा है, बस झेलो थोड़ा सा, 2 को और सवाल है बस, इसके बाद आप लोग का, ये भी तो हम लोग शायद किए थे। 2 लाख मिला है तो 2 लाख पूरा टैक्सेबल होगा। पोस्ट ऑफिस वाला में 7,000 का छूट मिल जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वाले में, ओके ओके, हम समझ गए। रिसीव होगा 140, यही ना। इंडियन कंपनी वाला 2 का 2 हो जाएगा, और फैमिली पेंशन में 15,000 का छूट मिल जाएगा। भूल नहीं जा रहे दीदी, याद थोड़ी करके बैठे हुए हम सवाल। तो 1 का 2, 1 का 2, बी का 1, बी, any sum money received as a gift without consideration by individual or Hindu undivided family, aggregate value of such gift is 50,000 and above. हाँ, क्या शाम को देगा मेरे को, तुम्हें को